हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। न्यू लाइट नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट पेपर ऑल इंडिया रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज आरबीटीएस। और ये टेस्ट था आज, टेस्ट है 14। सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि सिंह सर ने जो एक मिशन बना रखा है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, और उसी मिशन को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। और ये डिस्कस होने जा रहा है फिजिक्स का आज का टेस्ट। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। क्वेश्चन है पहला, और ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये ग्राफ। द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। विच पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर इट्स ऑपरेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड के बारे में बोला जा रहा है, और आपको मालूम है जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो रिवर्स बायसिंग में आपको देखो कहां पर है। अच्छा, यहां पर देखें ध्यान से, तो रिवर्स बायसिंग इस साइड में है, इस वाले लाइन पे। और रिवर्स बायसिंग में एक पॉइंट यहां पर है, यहां पर, जहां पर अचानक से करंट जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। तो ये कट ऑफ वोल्टेज है। तो डी और ई रीजन में ही इसका यूज किया जाता है जेनर डायोड का। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो यूज होता है जेनर डायोड, वो हमें डी और ई पार्ट, तो यानी डी ई पार्ट में इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर देखो जरा ध्यान से, वोल्टेज थोड़ा सा भी यहाँ पर चेंज करते हैं तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है जेनर डायोड को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल 1/3 ऑफ द टोटल करंट इज कैरिड बाय होल्स एंड द रिमेनिंग इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन। देखो दो टोटल जो करंट होती है जिसको लिख रहे हैं आई, तो टोटल करंट में टोटल करंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल। क्वेश्चन में दे रखा है 1/3 ऑफ द टोटल करंट इज कैरिड बाय द होल। तो टोटल का 1/3 जो है वो होल के द्वारा कैरी कर लिया जा रहा है। तो ये आई ऐसे रहते, होल के करंट हो गई टोटल करंट का 1/3। तो टोटल करंट है आई और उसका 1/3 हो गया, तो I/3 ये हो गया हमारी टोटल करंट आई। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन की करंट निकाल लें, आई ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस I/3। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3I माइनस I, 2I/3। तो 2/3 जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होगी। अब क्वेश्चन में हमको निकालना है द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 टाइम्स, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 टाइम्स ऑफ होल। ये क्वेश्चन में दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ होल है। द रेशियो बिटवीन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, नंबर डेंसिटी का रेशियो बताना है इलेक्ट्रॉन और होल का। चलो, तो करंट हम लोग लिखें, अगर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इक्वेशन बनाए तो I बराबर होता है NeAVD। क्वेश्चन में क्या बताना है, नंबर डेंसिटी यानी कि n का रेशियो निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें, पहले किसका लिखना है, रेशियो बिटवीन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो IE बराबर NE और यहाँ पर VDE, ठीक है ना। और होल के लिए अगर हम लोग करंट लिखें तो IH बराबर हो जाएगा NH, E वही रहने दें, A वही रहने दें, और यहाँ पर V जो है वो H हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, E A ये कट गया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमको रेशियो निकालना है नंबर डेंसिटी यानी NE/NH का रेशियो निकालना है। तो NE/NH का रेशियो के लिए देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, NE/NH ये रेशियो आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखें, IE/IH इंटू, है ना। और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी यानी VH/VE, VH/VE। चलो वैल्यू रख देते हैं IE/IH। IE की वैल्यू 2I/3 है, तो I की जगह हो गया 2I/3, और IH की जगह पर क्या रखोगे, क्वेश्चन में IH की जगह I/3 है, तो ये वैल्यू हमारी I/3 है इंटू VH, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल VH रख दें, VH हो गया
और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई 3 ये 3 हो गया, ठीक है ना। I से I कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, VS से VH कट गया, रेशियो आ गया 2:3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3, आंसर नंबर 3। तो करंट यहाँ पर दे रखा है आपको, करंट की टोटल करंट जो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्यू टू होल, और दोनों करंट का जो सम होगा वो टोटल करंट होगा। क्वेश्चन में करंट दे रखा है ड्यू टू होल, वो टोटल करंट का 1/3 है, तो इसका मतलब I/3 IH की वैल्यू हो गई। IH से हम लोग यहाँ पर I की वैल्यू निकाल लेंगे, 2/3 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के कारण करंट। और क्वेश्चन में हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकाल दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी यानी कि Ne और NH का रेशियो लिखना था, आंसर 3 आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ प्योर जर्मेनियम स्पेसिमेन, देखो जर्मेनियम क्या हो गया, ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से डोपिंग की जा रही है। एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है, मतलब ये हमारा बनेगा पी टाइप, है ना। जब थर्ड ग्रुप को मिलाया जाता है तो ये बनता है पी टाइप, तो ये पी टाइप हमारा क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर। द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर, और जब हम लोग एल्युमिनियम जर्मेनियम में मिलाएंगे तो ये बनेगा एक्सेप्टर एटम। तो यहाँ पर कितना दिया है, द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम इज और 10 का पावर 30, तो ये हमारा बनेगा पी टाइप है। पी टाइप का मतलब ये दे रखा है हमें होल, क्या दे रखा है, होल। अब क्वेश्चन में यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यहाँ डेंसिटी दे रखी है, नंबर डेंसिटी हमको बताना है इलेक्ट्रॉन की। तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग लिखते हैं Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। प्योर नहीं, ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक में हम लोग अगर नंबर दिया है डेंसिटी का तो Ni स्क्वायर बराबर Ne इंटू H, एल्युमिनियम इसमें मिला दिया तो डोपिंग कर दिया, तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। प्योर में तो होता है Ne बराबर Ni बराबर NH। तो यहाँ पर चलो ध्यान से देखते हैं, हमको क्वेश्चन में निकालना है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ne का वैल्यू। Ne बराबर हो गया Ni का स्क्वायर अपान NH। Ni का स्क्वायर देख लें, इंट्रिंसिक का हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10 की पावर 25, है ना। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक, तो 10 की पावर 25 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई NH की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर एल्युमिनियम को इसमें मिलाया गया है, उसके कारण यहाँ पर होल होगा, और होल का जो नंबर डेंसिटी दिया 10 की पावर 30, ये हो गया 10 की पावर 30। तो 10 की पावर 25 यहाँ पर स्क्वायर में हो जाएगा 10 की पावर 50, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 50 में से 30 घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 की पावर 20। और ये चूंकि नंबर डेंसिटी है तो मीटर क्यूब में ये आंसर आ जाएगा, मीटर पर क्यूब। तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 20, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग यहाँ पर एटम मिला रहे हैं वो क्या देगा, एल्युमिनियम मिला रहे हैं पी टाइप बनेगा। पी टाइप का मतलब यहाँ पर होल जो है मेजॉरिटी कैरियर होंगे, मतलब एल्युमिनियम मिलाने से जो हमको वहां पर चार डेंसिटी मिलेगी वो होल है, तो ये जो वैल्यू दिया है वो होल के लिए वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 30। क्वेश्चन नंबर 4, a PN junction diode is connected to battery of EMF 5.5 and external resistance 4.8 किलो ओम। बैरियर पोटेंशियल, आपको मालूम है जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पर अपोज करता है, तो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल 0.7 है। द करंट इन द सर्किट, करंट की वैल्यू क्या होगी, चलो करंट की वैल्यू देखें, करंट बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा टोटल यहाँ पर है हमारा 5.5 और ये 0.7, इसमें इन्होंने बैरियर पोटेंशियल अपोज करेगा इस पोटेंशियल को, तो I बराबर हो गया नेट वोल्टेज हो जाएगा 5.5 माइनस का 0.7 डिवाइडेड बाई ये हो गया V बाई R की वैल्यू 4.8 किलो ओम, किलो को 10 की पावर 3 लिखेंगे, ये ऊपर वैल्यू आ जाएगा हमारा 5.5 में 0.7 गया, तो ये वैल्यू बन जाएगा हमारा हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 4.8, ऊपर आ जाएगा 4.8 अपान 4.8, 10 की पावर 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा,
तो ये वैल्यू हो गया 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर या 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर है ना। 10⁻³ को हम लोग क्या लिखते हैं, मिली एम्पियर। तो आंसर इसका होगा थर्ड। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये पॉइंट है हमारा ए, यहाँ पर बी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको यहाँ पे करंट मालूम होनी चाहिए। अगर करंट हमको यहाँ मालूम हो जाएगी तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR से निकाल लेंगे। चलो तो पहले सर्किट में टोटल करंट देखें। यहाँ से करंट टोटल गई I, यहाँ का देखें ध्यान से, ये 20 किलो ओम और ये 20 किलो ओम, ये दोनों हो गए पैरेलल में, ये दोनों हो गए पहले। तो 20 का पैरेलल आधा हो जाएगा यानी 10। करंट की वैल्यू निकालेंगे, I बराबर होता है नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये 20 का 10 और 10 मिलके सीरीज में हो गया 20। तो ये 20 हो गया, नीचे 10 की पावर ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। 1 यहाँ पर आ जाएगी करंट की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमको बताना है, अच्छा ये किलो वोल्ट में भी दिया है, तो ये 10⁻³ 1 इंटू 10 यानी कि ये हो गया 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना। 1 मिली, जो 20 किलो है ना, तो 10⁻³ 1 इंटू 10 की पावर, तो 1 मिली एम्पियर। अब क्वेश्चन में देखें ध्यान से, 1 मिली एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है, दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के लगे हुए हैं पैरेलल में, 20 किलो ओम 20 किलो ओम। पैरेलल में जब वोल्टेज लगे होंगे तो दोनों में करंट इक्वली डिवाइड होगी, और यहाँ पर जो करंट 1 एम्पियर की यहाँ पर करंट है 1 मिली एम्पियर की, वो डिवाइड होगी, तो इधर 0.5 मिली एम्पियर और 0.5 मिली एम्पियर इसमें भी जाएगी। तो 0.5 मिली एम्पियर यहाँ पर करंट जाएगी, ड्यू टू रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल रेजिस्टेंस में करंट इक्वली डिवाइड होगी, आधी आधी बटेगी। चलो तो यहाँ पर हमको करंट मालूम हो गया, इस जगह पर करंट मालूम हो गया। तो करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, बी बराबर I इंटू आर। तो I और यहाँ पर क्या लिखोगे, I अक्रॉस ए बी इंटू रेजिस्टेंस ए बी के बीच में। चलो तो यहाँ पर I ए बी का वैल्यू कितना है, 0.5 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 किलो ओम। तो 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ -3 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10। तो 10 वोल्ट इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आ रहा है वो 10 वोल्ट आ रहा है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। A Zener diode has a contact potential of 1 volt in the absence of biasing. It undergoes Zener breakdown for an electric field of 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁶ वोल्ट पर मीटर दे रखी है। एट द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, इफ द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज 3.5 माइक्रोमीटर, व्हाट शुड बी द रिवर्स बायस पोटेंशियल। तो रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल की वैल्यू जेनर ब्रेकडाउन में बतानी है। तो रिवर्स बायसिंग में हमको यहाँ पोटेंशियल लिखना है, रिवर्स बायसिंग में जो पोटेंशियल है। चलो रिवर्स बायसिंग का पोटेंशियल लिखें। B बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर दिखे तो A बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिप्लेशन लेयर की थिकनेस D है ना। V बराबर क्या होती है, E इंटू D। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर में दे रखी है कितनी, 10⁶, और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है 3.5 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। -6 से +6 कैंसिल हो गया, 3.4 वोल्ट का आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। तो बस फार्मूला V बराबर आए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V/D, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू D। क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। करंट की वैल्यू बताना है, 1 किलो ओम में कितने करंट जाएगी। अच्छा यहाँ से आपको देखो ध्यान से, ये 15 वोल्ट है तो इस पर भी 15 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कितना होगा 5 वोल्ट। तो अगर हम लोग वोल्टेज को देखें तो ऐसे डिवाइड हो रहा है। 20 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज है, 15 वोल्ट यहाँ पर जेनर डायोड का है, और इसके पैरेलल में यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज 15 वोल्ट होगा। बचा कितना वोल्ट, 20 में से 15 इसके पास आ गया, बचा 5 वोल्ट। तो 250 के पास 5 वोल्ट है। क्वेश्चन में बताना है करंट की वैल्यू 1 किलो ओम पे।
1 किलो ओम पे करंट बतानी है यहाँ पे, तो इस पे करंट निकालेंगे। चलो भाई इसको I1 मानेंगे। करंट होता है I बराबर V बाई आर। V की वैल्यू हो गई 15, R की वैल्यू 1 किलो ओम, 1 इंटू 10 की पावर 3, तो आंसर हो गया 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया भाई, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, यहीं से करंट आ जाएगी। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पीक वैल्यू जो आउटपुट होता है, आउटपुट हमको बताना है हाफ वेव में, तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। हाफ वेव डायोड में और फुल वेव में थोड़ा सा आपको रिजल्ट याद रखना है। हाफ वेव में एक डायोड का यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का, जबकि फुल वेव में 2 पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो हाफ वेव में जो डीसी कंपोनेंट है किसका, वोल्टेज का, तो बी डीसी की वैल्यू हाफ वेव में होती है आई नॉट बाई पाई, बी नॉट बाई पाई, ये तो वोल्टेज लिख रहे हैं तो बी नॉट बाई पाई। जबकि फुल वेव में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो फुल वेव में यही वैल्यू बी डीसी का वैल्यू 2 बी नॉट बाई पाई होता, 2 बी नॉट बाई पाई। तो यहाँ पर हाफ के लिए पूछा है, बी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में पाई ही रख दो, तो 50 बाई पाई आंसर हो जाएगा 4। तो बिल्कुल आसान है, हाफ वेव में डीसी कंपोनेंट वोल्टेज का वी नॉट बाई पाई, जबकि फुल वेव में यहाँ पर डीसी कंपोनेंट 2 वी नॉट बाई पाई होता है। ठीक है ना। अगर अच्छा एसी कंपोनेंट पूछा जाता तो आंसर क्या आता, या करंट का अगर डीसी कंपोनेंट पूछा जाता तो करंट में भी हम लोग लिख सकते हैं आई डीसी हाफ वेव में होता है आई नॉट बाई पाई, है ना। अच्छा अगर इसमें हम लोग एसी कंपोनेंट का वैल्यू लिखते हैं तो एसी कंपोनेंट हो जाता है आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई यहाँ पर 2 होता है, जबकि वहां पर आई नॉट बाई रूट 2 हो जाता है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन जंक्शन डायोड VI, देखो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना हुआ है, तो क्वेश्चन में हमको बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है R बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा I। चलो डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पर देखो 2.7 है और VK की वैल्यू दे रखा है, VK की वैल्यू 0.7, यहाँ पर 0.7 है, तो 2.7 माइनस 7 डेल्टा V हो गया 2.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई करंट। करंट यहाँ पर कितना दे रखा है 20 मिली एम्पियर, तो ये वैल्यू हो गई 20 मिली का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 3। तो 2.7 में से 0.7 गया तो 2 बचा, 2 बाई 20 इंटू 10 की पावर 3 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1, 0.1 इंटू 10 की पावर 3, 0.1 इंटू 10 की पावर 3। 0.1 को 0.1 ऐसे रहने दो, 10 की पावर 3 को किलो लिख सकते हैं, तो 0.1 किलो और हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो किलो ओम, तो 0.1 किलो ओम आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, या 100 लिख दो, 100 भी आंसर है, तो 100 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। In a PN junction, a square input signal is to be 10 volt is applied across, क्वेश्चन में बताना है देन द आउटपुट अक्रॉस RL। तो देखो यहाँ पर प्लस का ये हाफ है, प्लस का 5, ये माइनस 5। जब ये प्लस 5 होगा तो ये डायोड जो होगा वो फंक्शन में होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो ये आउटपुट देगा, तो प्लस 5 में आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव 5 में आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब जो आउटपुट मिलेगा ओनली प्लस 5 के लिए मिलेगा। तो जहां पर देख लें आउटपुट कहां पर प्लस 5 है, आंसर होगा 4, है ना। इनपुट जब प्लस 5 होगा तभी यहाँ पर ये फंक्शन हो, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा डायोड और तब आउटपुट हमको मिलेगा। जब ये माइनस 5 होगा तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा और रिवर्स बायसिंग में ये पीएन जंक्शन वर्क नहीं करेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आउटपुट केवल प्लस 5 के लिए मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेमीकंडक्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। ओम्स लॉ फॉलो जो करते हैं, जो VI कर्व जिनका क्या बनता है लीनियर, VI कर्व जिनका लीनियर बनता है वो ओमिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ओमिक या ओम्स लॉ को वो फॉलो करेंगे। सेमीकंडक्टर नहीं करता, सही है। इन सेमीकंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बट आल्सो ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये भी सही है। और इसी के कारण यहाँ पर देखो, जो हम लोग पढ़ते हैं ओमिक के जो रेजिस्टेंस होते हैं या ओमिक जो कंडक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनमें जो करंट होती है ड्यू टू चार्ज फ्लो के कारण होती है, लेकिन यहाँ पर चार्ज फ्लो के साथ साथ यहाँ पर किसके कारण होती है, चार्ज कैरियर की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये रीजन असर्शन दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। रूम टेम्परेचर ए प्योर सेमीकंडक्टर, देखो रूम टेम्परेचर दिया है, रूम टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर नहीं है, या इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता तो प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर होता। ये तब होता जब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन अगर यहाँ पर होता तब पहला आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी कंडक्टिविटी आ जाएगी, तो एज अ बोल सकते हैं स्लाइटली एज अ कंडक्टर, आंसर थर्ड होगा। तो रूम टेम्परेचर पे आपको ध्यान देना है, जीरो केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है प्योर सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, है ना, जब इसमें इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाए। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब आपको मालूम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ या नंबर चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ होल के बराबर होता है, बराबर Ni होता है। तो होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। अब देखो आपको पता है कि बैलेंस बैंड, सबसे नीचे कौन सा बैंड होता है, बैलेंस बैंड, ये याद रखना, बैलेंस बैंड यहाँ पर होगा, कंडक्शन बैंड ऊपर होगा। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स जो होते हैं वो बैलेंस बैंड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और उसकी जो जगह खाली होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। तो कंडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जो जगह क्रिएट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। होल होते हैं बैलेंस बैंड में, दोनों का नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ होल इन द कंडक्शन बैंड। होल जो है कंडक्शन बैंड में नहीं होता, कंडक्शन बैंड नहीं, बैलेंस बैंड। चलो पहला तो गलत हो गया, नंबर ऑफ होल्स इन द कंडक्शन बैंड, ये भी गलत हो गया, कंडक्शन बैंड में नहीं, बैलेंस बैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल इन द बैलेंस बैंड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में होते हैं उनका नंबर और जो होल होते हैं बैलेंस बैंड में उनका नंबर इक्वल होगा, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। तो आंसर इसमें सही हो जाएगा थर्ड। चलो अगला करते हैं, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस, फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन इज मेनली ड्यू टू। देखो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है जब हम लोग पीएन जंक्शन के पी टाइप को या पी साइड को क्या कर दिया जाए, पी साइड को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ दें, बैटरी के पॉजिटिव से पी और नेगेटिव को एन से जोड़ दें, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में देखो ध्यान से कि आपको अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएं, पीएन जंक्शन को यहाँ पर पी और एन, चलो इधर पी बना लेते हैं, इधर क्या होगा एन। तो यहाँ पर पी में होल्स के नंबर ज्यादा होते हैं, तो ये अपने हाई कंसंट्रेशन से होल्स निकल के किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में, एन साइड में। तो पी जो है यहाँ पर जितने होल्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो चले जाते हैं एन की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन की हाई कंसंट्रेशन एन में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आते हैं, इधर। तो आप देख लो ध्यान से, अब क्वेश्चन में चार्ज, ये दोनों चार्ज कैरियर है, होल्स और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, और चार्ज कैरियर जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूजन तब होता है जब कहीं पर हाई, मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो यहाँ पर होल्स का, पी साइड में होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा और एन साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण होल्स पी से एन की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाते हैं। इसके कारण डिफ्यूजन करंट हो जाती है, और डिफ्यूजन जो करंट होती है वो फ्रॉम पी टू एन की तरफ होती है। तो डिफ्यूजन के कारण यहाँ पर करंट होती है मेनली फॉरवर्ड बायसिंग में, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर बैलेंस बैंड, एक्सेप्टर बैलेंस बैंड, जरा फिर से देखो ध्यान से, सबसे नीचे होता है बैलेंस बैंड, सबसे नीचे होता है बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड।
और आपको याद रखना है कि एक्सेप्टर कहाँ पर होंगे, एक्सेप्टर और एक होता है हमारा डोनर। चलो याद रखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी का मतलब एक्सेप्टर के ऊपर होता है बैलेंस, बैलेंस के ऊपर होता है एक्सेप्टर, और कंडक्शन के नीचे होता है डोनर बैलेंस बैंड। चलो तो ये बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप, तो ये हमारा हो जाता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल या एक्सेप्टर बैलेंस बैंड, एक्सेप्टर बैलेंस बैंड, वो जस्ट एबव द बैलेंस बैंड होता है। और कंडक्शन यहां पर देखेंगे अगर कंडक्शन बैंड में, तो यहां पर होता है हमारा डोनर 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 बैलेंस बैंड। डोनर बैलेंस बैंड होता है कंडक्शन बैंड के बिलो होता है, जबकि एक्सेप्टर होता है बैलेंस बैंड के एबव। चलो आंसर चेक करते हैं। एबव द कंडक्शन बैंड, एबव द कंडक्शन गलत हो गया। बिलो द बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के बिलो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। क्लोज टू द बैलेंस बैंड, तो ये सही हो जाएगा। क्लोज टू द बैलेंस बैंड ऑफ द होस्ट क्रिस्टल, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 16. A semiconductor is known to have an electron concentration of 18 into 10 की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यानी कि वैल्यू 18 into 10 की पावर 15 पर सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि होल का कंसंट्रेशन 20 into 10 की पावर 14 है। तो यहाँ पर आप देखें तो Ne इज ग्रेटर देन क्या है, NH। अगर Ne NH से ज्यादा है, इसका मतलब ये N टाइप होगा, N टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि Ne का वैल्यू NH से ज्यादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय एडिंग इम्प्योरिटी। तो पी टाइप तब बनता है जब इम्प्योरिटी हम लोग मिलाते हैं कौन से ग्रुप की, 13। बोलो इम्प्योरिटी कैसी मिलाते हैं, 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप मतलब कौन सी, बोरान फैमिली, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होते हैं। तो अगर हम लोग इस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग सिलिकॉन में मिला दें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम। तो ऑप्शन नंबर 2, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 13 ग्रुप के जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, एलिमेंट मिलाए जाते हैं किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप का बनेगा। 18, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज कूल्ड, तो कूल्ड का मतलब हुआ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए आप याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है सेमीकंडक्टर में। जबकि अगर हम लोग कंडक्टर की बात की जाए, कंडक्टर की अगर हम लोग बात की जाए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। और इसका रीजन भी है क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला टेम्परेचर कूल करने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। सेमीकंडक्टर के लिए पूछा है तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19, इफ Ne and NH represent the number of free electron and holes respectively in a semi-conducting material p type, तो p टाइप आपका मालूम हो गया, p टाइप मतलब पॉजिटिव में यहाँ पर होना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव होगा, यानी NH की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, Ne से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर NH की वैल्यू Ne से ज्यादा है तो वो p टाइप कहलाएगा, पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ए होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, होल क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आपको मालूम है जब हम लोग बैलेंस बैंड में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उनको एक्साइट किया जाता है तो ये चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल के चले जाते हैं तो यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होती है वही कहलाता है होल।
तो ये इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो डिफिशियंसी हो गई उसको बोलते हैं होल, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है ना, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं उसके कारण यहाँ पर जगह जो बन जाती है उसी को बोलते हैं होल, और इसको हम लोग पॉजिटिव उस पर चार्ज मानते हैं, हम लोग कैसा पॉजिटिव का चार्ज मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन। डिफ्यूजन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डिफ्यूजन होता है फ्रॉम पी टू एन, तो डिफ्यूजन करंट होता है फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, डिफ्यूजन पी साइड से एन साइड की तरफ होता है, जबकि ड्रिफ्ट जो होता है वो एन से पी साइड की तरफ होता है। 22, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट अगर मिलाते हैं सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर में तो ये हमारा एन टाइप बनेगा। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज व्हाइल द नंबर ऑफ होल इज डिक्रीज। तो अगर हम जाहिर सी बात है जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और होल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एन टाइप है तो एन टाइप का मतलब क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव वाले बढ़ेंगे, तो ये सही है, पहला तो स्टेटमेंट सही है। रीजन, सम ऑफ द होल गेट रिकॉम्बाइंड विद द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज द कंसंट्रेशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। तो ये भी बात सही है, कुछ होल जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड हो जाते हैं जिससे इनका कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाता है। बात सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा पहला। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रीजन व्हिच है पॉजिटिव स्पेस चार्ज इन अ पीएन जंक्शन। पॉजिटिव स्पेस चार्ज पीएन जंक्शन में कहाँ होता है? तो आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस चार्ज, तो अगर हम लोग यहाँ पर पीएन जंक्शन को देखें तो बीच में डिप्लेशन लेयर बनती है, और डिप्लेशन लेयर में आपको मालूम है कि जब पी साइड से जो होल्स होते हैं वो डिफ्यूज होके किधर चले जाएं, डिफ्यूज होके वो एन टाइप में चले जाएं, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर डिफ्यूज होके पी साइड में चले जाते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इधर पॉजिटिव यहाँ पर आयंस जो है जमा हो जाते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं, जबकि इस साइड में हो जाते हैं नेगेटिव, ये जमा होते जाते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव स्पेस चार्ज जो होता है वो इसी डिप्लेशन लेयर के अंदर होता है। तो यहाँ पर पी एन बोथ रीजन में होता है पॉजिटिव स्पेस चार्ज, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है भाई, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज अ डायोड वाल्व इन अ फॉरवर्ड बायसिंग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है जब पीएन जंक्शन के पी को हाई पोटेंशियल पे रखें और उसके नेगेटिव को हम लोग लो पोटेंशियल पे रखें। तो अगर उसके पॉजिटिव प्लेट को यानी पी को हाई पोटेंशियल रखें, अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, हाई पोटेंशियल मतलब जहाँ पर नेगेटिव कम हो या पॉजिटिव हो। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर देखो -15 है, ये -13 है, -15 जो है वो लो पोटेंशियल हो गया, ये लो वैल्यू है, और -13 बड़ा है मतलब हाई है, तो ये तो रिवर्स बायसिंग हो गया, तो पहला जो है वो तो रिवर्स बायसिंग में है। दूसरा देखते हैं -5 और 0, तो हाई पोटेंशियल नेगेटिव पे लगा है, तो ये भी रिवर्स बायसिंग है। चलो ये 0 है, इधर माइनस है, 0 बड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो जाएगा लो पोटेंशियल। अगर हाई पोटेंशियल पी साइड की है और लो पोटेंशियल अगर एन टाइप की तरफ है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो एक ही ऑप्शन सही है, तीसरा। ठीक है ना, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज काज्ड बाय। तो डिप्लेशन लेयर का रीजन ये है कि जो डिफ्यूजन होता है किधर से, पी साइड से होल निकल के जाता है एन साइड की तरफ, और एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम एन टू पी। तो ये जो डिप्लेशन लेयर होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए अब आपको इसके आगे का पार्ट कराएंगे हमारे आरडी सर जी। थैंक यू सर। तो गुड इवनिंग बच्चों, वैसे तो इस समय आफ्टरनून है, बट ये जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक इवनिंग हो जाएगी, तो इसलिए गुड इवनिंग।
वसीम सर ने आपको 1 से 25 तक करा दिए हैं और इसके बाद अब 26 तारीख नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोगों को करना है, मतलब 26। और देखो ये पेपर बिल्कुल बहुत ही सिंपल टाइप का पेपर है और इसमें अगर आपको फैक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बस कायदे से पढ़ना है और उसको समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है, डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन इज लेस देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। तो पहली बात तो इसमें एक कंसेप्ट ये आता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन करंट एंड व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। एक होता है डिफ्यूजन करंट और दूसरी होती है ड्रिफ्ट करंट। तो क्या होती हैं ये डिफ्यूजन करंट और क्या होते हैं ड्रिफ्ट करंट? तो जैसे देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इधर होल एक्सेस में है, होल इधर ज्यादा है, एच से मैं होल लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ काफी कम है और इलेक्ट्रॉन एन टाइप में ज्यादा है और इसमें रिलेटिवली होल कम होते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो डिफ्यूजन की वजह से होल हमारे पास चलता है पी टाइप टू एन टाइप और इलेक्ट्रॉन चलते हैं एन टाइप टू पी टाइप। इधर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन जहां इसकी डिफिशियंसी है उस तरफ जाएगा, होल उस तरफ जाएगा अपनी हाइपर कंसंट्रेशन से हाइपो की तरफ से। हाइपर हाइपो बायो के लोगों को ज्यादा समझ में आता है, बायो की वजह से। हाइपर का मतलब होता है जहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हाइपो का मतलब जहां कंसंट्रेशन कम हो। तो इस तरीके से जो ये करंट बन रही है ये डिफ्यूजन करंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसमें कोई ऐसी डिवाइस लगा दें, जैसे ये हमारे पास वॉइस बन जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ड्रिफ्ट करती है तो वो होल को उल्टा मतलब एन टू पी चलाती है और इलेक्ट्रॉन को पी टू एन चलाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं पीएन जंक्शन में कैसी बनती है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो डायरेक्शन इधर होगी, तो ये होल को उल्टा चलाती है, इलेक्ट्रॉन को भी उल्टा चलाती है। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है, दूसरी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। डिफ्यूजन करंट P2N टाइप होती है, ड्रिफ्ट करंट N2P टाइप होती है। डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन की वजह से होती है ड्यू टू द चेंज इन कंसंट्रेशन। ड्रिफ्ट करंट होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ड्राइव की जाती है। तो ये तो इसकी शॉर्ट समरी रही कि व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड बाइस में ज्यादा होती है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में आप जब बाइसिंग करेंगे तो पी टाइप पॉजिटिव एन टाइप नेगेटिव, तो ये देखो होल को प्रमोट कर रहा है, तो फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है। और जब आप रिवर्स बाइस करते हैं तो ये मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो P2N होना चाहिए, तो उसका फ्लो रोक देता है और ये माइनॉरिटी कैरियर्स की तरफ से चलता है, यानी होल विल गो टुवर्ड्स पी टाइप, इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड्स एन साइड। तो ये ड्रिफ्ट करंट हमारे पास रिवर्स बाइस में मिलती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जहां फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन है उसमें 2 पैराग्राफ लिखे हैं, कायदे से पढ़ लोगे तो सब मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा चला लेना, हमने भी सब बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये बच्चों वाला खेल है और बूढ़ों के समय से आ रहा है, मतलब जब हम लोग बच्चे थे सीपीएमटी देते थे तब भी ये आता था और आज तक उतना ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा फॉरवर्ड बाइस है, कौन सा रिवर्स बाइस है? तो 2 कंसेप्ट हैं, इधर पी टाइप है इधर एन टाइप है, अगर ये ज्यादा हो तो फॉरवर्ड बाइस है। तो ये 0 है, ये -20 है, पी टाइप ज्यादा है तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। इधर पी है, ये पॉजिटिव है, इधर 20 है इधर 15 है, तो ये भी फॉरवर्ड बाइस है। ये पॉजिटिव है पी टाइप और इधर -30 है और इधर 0 है, तो ये रिवर्स बाइस हो गया, इसलिए यही इसका आंसर है। इसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पे एन टाइप -15 पे है, पी टाइप -10 पे है, तो -10 -15 से बड़ा होता है, इसलिए ये भी फॉरवर्ड बाइस है। तो ये हम लोगों का 26 क्वेश्चन नंबर हो गया, 27 नंबर हो गया, इसके बाद 28 नंबर है। और अगर ये इस समय ये रिकॉर्डिंग में आप लोग देख रहे हो तो आपके कमेंट तो हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो तो जिस समय ये पब्लिश होगा दैट टाइम आई विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और अगर आप लाइव चैट में या पब्लिक जब ये उसको क्या बोलते हैं पब्लिश हो रहा होता है, जिस समय प्रीमियर इसका चल रहा होता है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो उसका आंसर हम दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 वाला, पीएन जंक्शन आइडियल है। पीएन जंक्शन आइडियल का मतलब क्या है, इसका नी वोल्टेज 0 मान लीजिए, रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस में 0 मान लीजिए, बैकवर्ड बाइस में इन्फिनिटी मान लीजिए। इधर 15 वोल्ट है, इधर 13 वोल्ट है, ये ज्यादा है ये कम है, फॉरवर्ड बाइस में है। रेजिस्टेंस 0, करंट कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 2/1000 एम्पियर यानी 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, V बराबर IR लगाना है और याद रखना है कि ये फॉरवर्ड बाइस में है और फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस आइडियल डायोड का 0 होता है। फिर एक ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइस टू ए लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन डायोड देन वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या होता है कि अगर हम रिवर्स बाइस को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, ग्राफ बना होता है ना ये पीएन जंक्शन का, ये फॉरवर्ड बाइस है और ये ऐसे बढ़ा और फिर ये गिर गया, तो ये एकदम से रैपिड करंट बढ़ जाती है। तो इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर ये नॉर्मल है तो एविलांच से ब्रेकडाउन बोलते हैं, अगर जीनर है तो इसको जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, और ये जो सडनली इंक्रीज हो जाती है इसी को ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये 29 वाला क्वेश्चन है। दोनों अलग अलग डिफरेंट रीजन से होते हैं, अलग अलग पर्पज से कराए जाते हैं, एक हो जाता है एक कराया जाता है, लेकिन फंडा यही है कि रिवर्स बाइस को अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट शुरुआत में बहुत ही कम रहती है और फिर एकदम से बढ़ जाती है। अब ये बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दो चीज देखनी पड़ती है कि क्या ये वोल्टेज रेगुलेशन के रीजन में है। तो उसका तरीका मैं बता दूं कि ये इसका चल नहीं रहा है, मैं कलर बदल देता हूं। ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। आप मान लो कि जीनर इज एट वर्क, तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, दिस इज लोड रेजिस्टेंस IL बराबर इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट का रहेगा, तो 5/1000, तो 5 मिली एम्पियर की करंट हो गई। और ये टोटल 20 वोल्ट था, इस करंट को IS कहते हैं। IS निकाल लीजिए, और IS अगर निकालेंगे तो इधर आपने 5 माना है, टोटल 20 है, तो ये 15 हो जाएगा, तो 15/500 इतनी करंट आई। तो ये आ जाएगा 330 मिली एम्पियर। सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो 30 और मिली एम्पियर आ गया। और एक आपको बहुत ही पते की बात बता, अगर ये IS की वैल्यू IL से ज्यादा नहीं आती है, IS की वैल्यू IL से कम आती है, सपोज यहां तो ज्यादा आ रही है, ठीक है, अगर कहीं कम आती है तो इसका मतलब है डायोड रिवर्स वाइज में है, जीनर डायोड, और इससे कोई करंट नहीं जाएगी, सारी करंट ऐसे ही चली जाएगी और उस समय वोल्टेज रेगुलेशन नहीं हो रहा होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी है तो हमने बता दिया। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, IS की वैल्यू ज्यादा है, IL की वैल्यू कम है, किरचॉफ लॉ लगाइए, बची हुई करंट जीनर से जाएगी, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो 30 - 5 मिली एम्पियर,
30 माइनस 5 दैट इज 25 मिली एम्पियर की करंट हमारी जीनो डायोड से जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये फिर एक रेक्टिफिकेशन है। देखिए ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, ये वोल्टेज इनपुट है टाइम के साथ। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो आपने पढ़ा होगा ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है। तो जितने समय में इसकी एक साइकिल होती है उतने समय में इसकी 2 साइकिल हो जाती है और ये 2 रिपल बन जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। फुल वेव रेक्टिफायर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो अब ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो आउटपुट में द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी डबल 100 हर्ट्ज। वन थिंग मोर, अगर ये फुल वेव ना होता, हाफ वेव रेक्टिफायर होता, तब क्या होता? तो आधी ना होती, तब उतनी ही रहती। ये अगर यहाँ पे फुल की जगह हाफ होता तो ये आंसर होता, और ये फुल वेव है तो ये डबल हो गया है, और इतने से आपका काम चल जाएगा। यही क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जीनर डायोड इज यूज फॉर, तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज होता है, रिवर्स बाइस में यूज होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के आसपास होता है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। रेक्टिफिकेशन के लिए पीएन जंक्शन यूज होता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर यूज होता है जो अब कोर्स में नहीं है, प्रोड्यूसिंग ऑसिलेटर इसके लिए भी ट्रांजिस्टर यूज होता है, ये भी अब कोर्स में नहीं है। यही 2 बचे हैं, तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन के लिए पीएन जंक्शन और वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए जीनर डायोड इन रिवर्स बाइस विद ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये 2 लॉजिक हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम पर हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है मैं आपको लिख देता हूं। देखिए ए होती है ए डॉट बी, और अगर ये हम डिमॉर्गन्स थ्योरम में आपको लिखना चाहता हूं, तो ए डॉट बी, और अगर इसका बार कर देंगे तो ये होता है ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी अगर इसका बार कर देंगे तो हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है, डिमॉर्गन्स थ्योरम है, और इसी का यूज लगाए हैं। तो देखिए ये हमारे पास, हालांकि तुम लोगों को मालूम होगा बट मेरा फर्ज है, ये ए बार है और डॉट है, ये बी बार है, और इसके ऊपर होल बार लगा है, तो ये डॉट वाला लगेगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा, और ए था तो ए के ऊपर बार आ गया है, ए बार है तो बार के ऊपर बार आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। और इसी तरीके से ये वाली अगर इसमें लगाएंगे तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही हैं, तो आंसर हमारा 4th है। बोथ 1 and 2 दोनों ये सही हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को रटा भी होगा। डिजिटल सर्किट्स कैन बी मेड बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ, तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा यूनिवर्सल गेट। नैंड और गेट और नॉर गेट ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आपके पास और कोई गेट ना हो, सिर्फ नैंड और नॉर हो, तो आप सारे गेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नॉट गेट है, नैंड गेट है, अब इसको आप डिफ्यूज कर दीजिए तो ये नॉट गेट बन जाता है। और अगर ये नैंड गेट है और इसके आगे एक नैंड गेट को और डिफ्यूज कर दीजिए, तो ये नैंड है और ये नॉट है, तो ये एंड बन गया। तो इफ यू हैव नैंड गेट और नॉर गेट यू कैन मेक एनी गेट, और डिजिटल सर्किट्स में यही गेट्स होते हैं। तो रिपीटेटिव यूज ऑफ नॉट गेट आप बना सकते हैं। अगर आप ये 3 गेट लेंगे तो आपको और गेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये गेट रखते हैं या इसके बदले में चाहो तो नॉर गेट रख लो, आप इनसे कोई भी गेट का काम हो ले सकते हो तरह तरह से यूज करके। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, और यहाँ पे इसको दूसरी तरीके से पूछ लिया गया है।
तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था। अब ट्रुथ टेबल देख लो भाई, पहचानो जरा कौन सी है। स्टैंडर्ड है बिल्कुल, 1 1 पे 0 है और बाकी सब पे 1 है, तो ये नैंड गेट की टेबल है। अगर ये एंड होता तो क्या होता, खाली ये 1 होता बाकी 0 होता, और ये उसकी उल्टी है, यानी ये नैंड गेट है। नॉर गेट की कैसी होती, वो बना के देख सकते हैं। The NAND gate is logically equivalent to AND gate followed by, तो अभी हमने बताया था NAND गेट के आगे अगर आप नॉट गेट लगा दीजिए तो वो NAND के रिस्पांस को बदल देगा। तो अगर ये NAND गेट है और इसके आगे अगर आप एक नॉट गेट लगा दीजिए, तो अगर ये 0 0 है तो ये 1 देगा, लेकिन ये 0 दे देगा। तो NAND गेट का उल्टा होता है, तो NAND गेट के आगे अगर हम इन्वर्टर या नॉट गेट लगा देंगे तो इन दैट केस वो हमारे पास AND गेट बन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरीके का है। इसको बनाते हैं। देखो ये नॉर गेट है और ये नॉर गेट को डिफ्यूज कर दिया गया है, तो ये नॉट गेट की तरह यूज बन जाएगा, और ये भी डिफ्यूज है तो ये भी नॉट गेट है। तो नॉर ने नॉर को उल्टा किया नॉट ने, तो यहां पे आर गेट मिलेगा। अगर ये आगे ना बना होता तो आर गेट था, लेकिन आर को इसने फिर उल्टा किया तो ये नॉर बना, तो ये नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा। लॉजिक गेट इतने ही सिंपल होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। अब हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट। अब हमें एंड गेट चाहिए, और एंड गेट किससे चाहिए, नॉर गेट से चाहिए। तो एंड गेट होता क्या है, ए डॉट बी होता है ये, और वैसे तो ये बनता नहीं है। तो अब इसको कैसे करें, कुछ डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं। तो अगर ये ए प्लस बी कर दिया जाए और इसका होल बार कर दिया जाए, तो ये ए डॉट बी बन जाएगा। ये ए बार डॉट बी बार बनेगा, और अगर यहां बार बार लगा दें तो ये ए डॉट बी बन जाएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो अब देखो यहां ए बार कैसे आएगा, तो ये ए आ रहा है, यहां नॉर गेट को डिफ्यूज करके लगा दो ऐसे, तो ये ए बार हो गया। इसको भी नॉर गेट को डिफ्यूज करके लगा दो, तो ये बी बार हो गया। ये ए था, ये बी था, और इसके बाद इन दोनों को फिर ऐसे नॉर गेट से जोड़ दो, तो ये क्या बना, ए बार प्लस बी बार का होल बार, और वो ए डॉट बी हो जाएगा। और ये ए डॉट बी का अगर रिस्पांस देगा तो जाहिर है कितनी जरूरत पड़ी, 1 2 3 की जरूरत पड़ी, तो ये 3 गेट्स की जरूरत पड़ी। सेकंड ऑप्शन सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस पेपर के। अब ये देखो किसका आउटपुट 0 है, तो खाली एक गुगली है। 1 1 नॉर है, ये 0 है। 0 1 नॉर है तो ये भी 0 है, ये 1 हो जाएगा, तो दोनों सही हैं। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा 39 में। इस बार का पेपर ये बहुत ही सिंपल बनाया गया है, जिससे आप लोग को फंडे रिवाइज हो जाए। लेड ऑपरेटिंग विद फॉरवर्ड बाइस, और याद रखिए जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस में होता है। फोटो डायोड वो होता है रिवर्स बाइस में। लेड ये होता है फॉरवर्ड बाइस में। सोलर सेल ये अनबाइस्ड होता है, इसको बाइस्ड नहीं किया जाता, ये खुद ही करंट देता है, तो ये फॉरवर्ड बाइस में यूज होता है। 40 का फर्स्ट। इस फंक्शन याद कर लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं इसमें भी और मैच दी कॉलम करके भी। नेक्स्ट में आइए, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर ये एन टाइप है तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे,
और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे और साथ में डोपिंग के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए होगी। तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है लेकिन ट्राइवेलेंट नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे नहीं तो ये गलत, होल्ड माइनॉरिटी है पेंटावेलेंट है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। होल मेजॉरिटी है लेकिन ट्राइवेलेंट नहीं चलेगा। तो दो स्टेटमेंट, दो फंडों को मिला करके चार ऑप्शन बनाए गए। इसके बाद फिर देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो ये तो गलत है क्योंकि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं करती है, मेटल की इंक्रीज करती है, सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करती है। और सेकंड इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, the atoms of a semiconductor vibrate with larger amplitude at higher temperature thereby increasing resistivity। तो जब यार यही गलत है तो ये जाहिर है ये फालतू स्टेटमेंट होगा, ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो गए। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो नन ऑफ दिस, कोई करेक्ट नहीं होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन मजेदार है। A rectifier converts an alternating current into a direct current, ये तो सही है, रेक्टिफायर का यूज यही होता है, एसी लगाओ डीसी पाओ। पीएन जंक्शन कैन वर्क एज ए रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन को ही यूज करते हैं रेक्टिफायर बनाने में। जीनर डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, यस रेगुलेट ब्रेकडाउन के दम पे ही करता है। और करंट इंक्रीजेस सडनली आफ्टर ब्रेकडाउन, ये भी सही है। तो सारे सही हैं, ऑल ऑफ दिस सही है। ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये इसलिए बनाए गए हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं कि नहीं है। कोई भी कंसेप्ट है उसमें जितने भी पॉइंट्स है एक एक करके लिख देते हैं, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, कभी कभी चारों सही होते हैं कभी कभी चारों गलत होते हैं। पर्पस ये होता है कि अगर ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं तो आपको आने चाहिए और आप सही सही कर सकें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये कुछ पीएन जंक्शन के एप्लीकेशंस हैं जैसे लेड, जीनर डायोड वगैरह, और सिर्फ उनके सिंबल को नेम से मैच कराना है। तो देखो ये जीनर डायोड का सिंबल है, ये जेड बना हुआ है, तो एक सेकंड हो जाएगा। इसके बाद देखो इससे लाइट निकल रही है, यानी ये लाइट एमिटिंग डायोड है, लेड से ही लाइट निकलती है। और बेटा देखो इस पे लाइट पड़ रही है, तो ये फोटो डायोड है। और ये सोलर सेल है, ये सोलर सेल क्यों नहीं है, क्योंकि इसको एज ए सेल नहीं यूज करते हैं, ये सोलर सेल है, इसमें देखो सेल बना हुआ है, ये लाइट पड़ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हो गए हैं। तो ये अब ऑप्शन किस में है, थर्ड वाले में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर वही है, देखिए किसका लॉजिक क्या है, तो y बराबर a प्लस बी आर गेट का होता है, तो फर्स्ट का फोर्थ होगा। तो फर्स्ट का फोर्थ सिर्फ एक ही में है तो सेकंड वाला सही हो गया, लेकिन बाकी भी मिला लेते हैं। y बराबर a प्लस बी, तो b का थर्ड होना चाहिए, तो b का थर्ड है। y बराबर a बार, तो ये नॉट का भी होता है सेकंड। और y बराबर a डॉट b, ये नैंड गेट का है। तो ये सबके लॉजिक से एक मैचिंग टाइप बना दिया गया था, बहुत अच्छा प्रयास है। और ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। और कब निकालना है, देखिए जब 10 मिली एम्पियर की करंट है, तो ये 10 मिली एम्पियर की करंट है और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज 0.5 है, तो R बराबर V अपॉन I लगा दीजिए, ये 10 मिली एम्पियर कर दीजिए और इससे करंट आपकी आ जाएगी 0.5 अपॉन 10 है, तो हटा दो भैया, ये 100 हो जाएगा। और मिली एम्पियर है तो 10 टू द पावर 3 ऊपर, तो ये 50 मिली एम्पियर की 50 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। देखने में कठिन लगता है, ग्राफ राफ है, लेकिन ग्राफ के क्वेश्चन बेसिकली बहुत सरल होते हैं। बस आपने आई पढ़ा, उससे वी पढ़ा, वी बराबर आई आर लगा दो। टेस्टिंग ए गुड डायोड विद ए मल्टीमीटर शुड इंटीग्रेट, तो मल्टीमीटर बड़ा अच्छा है और डायोड उससे टेस्ट किया जा रहा है। तो आप ये पाओगे कि जब ये फॉरवर्ड बाइस में है तो करंट ज़्यादा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस लो है। और अगर इसको रिवर्स बाइस में लगाएंगे तो करंट जीरो होगी, मतलब रेजिस्टेंस हाई है। तो सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा, लो नहीं सॉरी सेकंड नहीं होगा,
हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइस एंड लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस। कैसे इंडिकेट किया? आपने बाइस बदल दी तो फॉरवर्ड बाइस में करंट ज़्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम है, रिवर्स बाइस में करंट कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये हम इंडिकेट निकालते हैं। ये वैसे भी हमें मालूम था। मल्टीमीटर थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कैपेसिटर वैल्यू मार्किंग। तो ये देखने में बड़ा खराब लगता है सर, ये एनसीईआरटी में कहाँ है? कुछ नहीं है यार, बाजार से कैपेसिटर खरीदो, उसके डब्बे पे ऐसे लिखा जाता है 20 माइक्रोफैराड। तो ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अल्फा है। तो अल्फा न्यूमेरिक में ऐसे ही लिख दिया जाता है। और अगर रेजिस्टेंस खरीदते हो तो उसमें इस तरीके से लाइनें बनी रहती हैं, वो कलर कोड होता है। तो रजिस्टर वैल्यू मार्किंग की जाती है कलर कोड से, बिकॉज रेजिस्टेंस है वेरी स्मॉल एरिया टू प्रिंटिंग, तो वो कोड बना देते हैं। और कैपेसिटर तो थोड़ा बहुत बड़ा होता है, उस पर छोटा छोटा लिख देते हैं। बाइनरी कोड्स किताबों में पढ़े रहता है, आपको देखो कई जगह बाइनरी कोड्स पढ़ा रहता है, तो उसको आप स्कैन कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट बट वन है। रजिस्टर टॉलरेंस इज आइदर प्रिंटेड ऑन द कंपोनेंट डिटरमाइंड बाय, तो कलर कोड से, और या तो कलर जैसे रेजिस्टेंस है ना, तो कलर कोड होता है, तो इसकी जो चौथी वाली कोड होती है वो टॉलरेंस बताती है। इवन इफ ये एनसीईआरटी में नहीं है और एनएनसी के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें है। तो ये एक्सपेरिमेंट स्किल के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चौथी वाली लाइन कलर कोड बताती है। तो कई रेजिस्टेंस, कई कंपनियां 3 लाइन ही बताती हैं, टॉलरेंस लिख देती हैं 5%, 10%, जितना भी हो। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक चौथी लाइन खींच के कलर कोड बना देती है। ये 3 तरह की होती हैं, या तो सिल्वर होती है, या ग्रे होती है, गोल्ड होती है, या नहीं होती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन इज यूज्ड अनबायस्ड, दैट इज सोलर सेल। क्योंकि वो खुद ही ईएमएफ जनरेट करके और फिर उससे हम लोग ईएमएफ लेके घर के बल्ब वगैरह चलाते हैं। आजकल सोलर सेल का बड़ा यूज भी चल रहा है। तो बच्चों ये पेपर था, मॉडर्न फिजिक्स का था, बहुत ही सिंपल था। मैंने थ्योरी के सभी पॉइंट, चारों ऑप्शन हमने किए। चलते चलते आई वुड लाइक टू थैंक्स सिंह सर, जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसमें आपका फ़ोटो भी उनको पहले टेस्ट के पहले दिखा होगा डिस्कशन के। मैं बिना फ़ोटो के उनको थैंक्स दे रहा हूँ, और बहुत थैंक्स आपको भी दे रहा हूँ। बिल्कुल पास में है, नीट फोड़ देना, बिल्कुल बड़ी शिद्दत से क्लास कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। तो फिर अगले डिस्कशन में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।